आगे से राइट लेना है। गदा बचा के रख दे, गदा बचा लिए। ओके, खिड़की खुलती नहीं है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। साक्षी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी। अच्छा जयवीर, खिड़की खुलती। वो गाड़ी गलत खड़ी आ गया, कैसे मोड़ेगा? राइट मोड़ने वो अभी करवाएंगे। गाड़ी को आगे बढ़ाओ ना। From point A to point B is quite tough. गाड़ी बढ़ाओ, क्या गाड़ी बढ़ाओ। चारों तरफ से बना लो आगे। हम इस वक्त जयंत जी की गाड़ी में हैं और आप देख रहे हैं, आपको एकदम हाथ मारते हुए की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इस तरह से लोग उनको मिलना चाहते हैं। तो जयंत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप ही कह रहे हैं कि इनके विधायकों से ज्यादा इनके जो अधिकारी लोग हैं वो ज्यादा पावरफुल थे। सब नहीं, दो चार लोग, और वही चार सरकार चला रहे थे। वही परिभाषा लेके हर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, बार बार वो गर्मी की बात कर रहे हैं। कल यहाँ हाथरस में आए, यहाँ भी जो गर्मी की बात कर गए। तो गर्मी का जवाब अब आपका क्या है? पहली बार तो आप दे चुके थे। वही जवाब है। उनके पास एक ही गियर है, उसी शैली में वो काम कर सकते हैं। अब वो तो धमका रहे थे, मैं तो फिर भी मैं अपनी बात व्यंग में कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उनके लिए कंबल भेजेंगे हम, उनको ठंड लगेगी चुनाव के बाद। वो धमकाना चाह रहे हैं, वो गर्मी निकाल दूंगा, मतलब ये होता है कि बिल्कुल आपको समाज से अलग कर दूंगा। और वो किस 20% किसके लिए कह रहे हैं, सबको पता था किसके लिए कह रहे हैं। जरा जनता को बता दीजिए कोको किस चिड़िया का नाम है? नहीं, वो जैसे बताया जाता है ना बच्चों के, कोई बच्चा कोई जिद करने लगे किसी चीज़ को, उसे बता दिया कि वो तो कोको ले गई। तो वही मनगढ़ंत है कि बीजेपी की वोट कहाँ गई। जो 303 विधायक, कितनी बड़ी ताकत। बीजेपी वो पार्टी जो कभी चुनाव नहीं हार सकती, और आज माहौल है कि वो लोग घुस के प्रचार भी नहीं कर पा रहे, गाँव में इतना विरोध हो रहा है। हाथ मिला, हाथ मिला। हाथ नहीं, पाम पूजेंगे हम, तो पाम पूजेंगे, हाथ नहीं हम। तो खिड़की बंद करो। बेटी से खोली। हाँ जी। ये चने की और गेहूं की रोटी है, और ये शक्कर के साथ हमारे चौसा खाएंगे। घी नहीं है इसमें? नहीं, घी है, वो पहले ही मिला हुआ है। मिला, शक्कर में मिला हुआ। लो साहब। तो ये आपका रोज का स्टेपल फूड है? हाँ, रोज का एक रोटी आप भी खाएंगे। नहीं, बस चूरमे जैसी लगेगी बेटी, खा के दे। बस थैंक यू। एक से थोड़ी, अच्छा एक खा के दे तो एक नो तो देख लो, दोबारा मांगेगी। नहीं नहीं, मुझे पता है ऐसा कि खाना अच्छा खाया नहीं होगा। ये चने की रोटी है। चूरमा खाया? बिल्कुल, मैं राजस्थानी ही हूँ। ये चूरमा सा लगेगी। जयंत जी, चलो, राइट 59 सीटों के लिए ये जो तीसरे फेज का जो चुनाव है, इसमें आपका आकलन अपना क्या कह रहा है? जो हम जो देख रहे हैं वो तो खैर भीड़ तो दिख रही है, लेकिन क्या ये भीड़ एक्चुअल में वोट परसेंटेज में तब्दील? देखिए क्या है ना कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ लोगों के आपस में संबंध, रिश्ते बहुत हैं, और ये एक तरह से एक शेयर्ड कल्चर में रहते हैं, एक ही संस्कृति है। तो यहाँ के लोगों को ये भी मालूम है कि मथुरा में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ, और बिजनौर में जो पिछले चरण में चुनाव किस तरह का हुआ है, सहारनपुर में कैसा हुआ है, मुजफ्फरनगर ने क्या फैसला लिया है, इस पूरे क्षेत्र को मालूम है। और इसलिए दो चरण में जो रुझान बना है, उसी रुझान को यहाँ तीसरे चरण में बढ़ाया जाएगा। अभी मैं मई में आपको सुन रही थी, तो आपने कहा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें डबल उगाही हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार अपने आप को इसी बात को लेकर दम्भ भरती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। आप एक उगाही और भ्रष्टाचार का एंगल इसमें लेकर आ रहे हैं, तो ये मतलब कुछ प्रूफ्स के आधार पर है या प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशंस जो मैंने लोगों से किए हैं, जो लोग बताते हैं उस आधार पे है। बाकी जो चेक्स एंड बैलेंसेस लोकतंत्र में होते हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए, सबको मालूम है। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुमत की सरकार है और उसी पार्टी के विधायक विधानसभा में सत्र के दौरान वहाँ धरने पे बैठे थे, क्योंकि उनको लग रहा था हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मतलब सत्ताधारी विधायकों की सुनवाई ना हो, तो मतलब कोई भी जो एक तरीका होता है सरकार चलाने का, उस तरह का ढंग जो है 5 साल में इस सरकार में बैठे हुए बैठा ही नहीं पाए। योगी जी का अपना काम करने का तरीका था, 2 या 3 अफसरों पर पूरी तरह निर्भर थे। उन्होंने जनपदों का दौरा नहीं किया, जो मुख्यमंत्री पहले करते थे, यात्रा करते थे, दरबार लगती थी, जनता के बीच उनकी सुनवाई होती थी। उस तरह की कोई भी प्रणाली इन्होंने नहीं अपनाई। तो उनका सारा ध्यान या तो गोरखपुर में रहता था, या अयोध्या में कोई फंक्शन हो गया, या लखनऊ में वहीं से पीसी कर ली और बयान दे दिए।
तो वो जो टॉप डाउन गवर्नेंस का तरीका था, उस कारण से, क्योंकि लोग यहाँ अधिकारी अनचेक्ड थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको मजबूत कर दिया, उनके हाथ में इतनी मजबूत लाठी दे दी। आप ये कह रहे हैं कि इनके विधायकों से ज़्यादा इनके जो अधिकारी लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल थे। सब नहीं, 2-4 लोग, और वो चार सरकार चला रहे थे। तो योगी जी भी नहीं चला रहे थे सरकार। अब योगी जी का तो ये था कि मुझे नहीं मालूम कि वो कितना पहले सोचते थे, उन्होंने घोषणाएं करी हैं, बाद में उसकी कोई योजना बनी है, कई बार ऐसे हुआ है। इस बीच योगी सरकार में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको लगा कि इनकी सलाह गलत हो गई लोगों की, या वाकई ये योगी सरकार नहीं चला रहे, बाकी लोग चला रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे किन किन समय पर इनको क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे? देखिए, आपको पता है कि ये तंगी का दौर गुजरा है पूरे देश के लिए, पिछले 2 वर्ष खराब गए हैं। उस दौरान में जिस तरह से लेबर लॉज को उन्होंने हटाया, मतलब दुनिया की सरकारें ये सोच रही थी कि हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसको मजबूत करें, जो सबसे कमज़ोर इकाई है समाज की उसे सुदृढ़ करें, सीधा उन्हें राहत दें। और मजदूर पलायन कर रहे थे, पूरे देश भर के लोग यूपी के यहाँ लौट के घर आ रहे थे, और यूपी से पैदल चल के भी बिहार तक लोग जा रहे थे, दूसरे राज्यों में जा रहे थे। उन गरीब लोगों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, और ऐसे वक्त पे उन्होंने लेबर कानून को हटाने की सोची। फिर सबसे महंगी बिजली उत्तर भारत में, और हर साल आप देख रहे थे कि टैरिफ वो बढ़ाते चले गए, जबकि महंगाई का दौर है, हर घर पे महंगाई का प्रभाव पड़ रहा था। तो जहाँ डायरेक्ट रिलीफ उनको देनी चाहिए थी घर गृहस्थी को, जो लोग संभाल रहे हैं वो आपको बता देंगे कि पिछले 5 साल कितने तकलीफ में गए हैं। उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मेरा मानना है अब जाके जो आप देख रहे हैं कि चुनाव आ गया, तो अब बीजेपी घोषणा कर रही है कि बिजली हम जो है सस्ती देंगे। नहीं, जितनी भी बेल्ट में गई हूँ, किसानों की, जाटों की, तो बहुत सारे लोग बटे हुए तो नज़र आते हैं। क्या वजह थी जयंत जी जो आपको लगता है कि पिछली बार आपका साथ छोड़ दिया आप ही के लोगों ने? बीजेपी की बहुमत आई है, ऑब्वियसली सब कास्ट ने वोट दिया है, यंग लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। पिछला चुनाव इफेक्ट हो गया था क्योंकि जो एक अखिलेश जी सरकार में थे, उसके बाद अलायंस बना, उस अलायंस में आरएलडी को भी होना था ओरिजिनली, फिर लास्ट मोमेंट पे हम अलग हो गए, फिर हम अपनी तैयारी से हम पूरे प्रदेश में लड़े, तो एक तो वो बंटवारा हो गया। हमारे वोटर थोड़े मायूस हुए, उन्हें लगा कि हम उसमें लड़ाई में नहीं हैं, तो कुछ हमारा वोटर मायूस हुआ, वो घर बैठ गया, उस कारण से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया। फिर पुलवामा की ऐसी घटना हुई, नोटबंदी की ऐसी घटना हुई, बिल्कुल चुनाव की पूर्व संध्या पे नोटबंदी कर दी गई, और लोगों को ये बताया गया कि इस फैसले से गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, तो उस फैसले को भी लोग नहीं समझ पाए थे 2017 में। कोई लोग आज मिलते हैं आपको नोटबंदी का जिक्र करते? बिल्कुल मिलते हैं लोग, तो काफ़ी नाराज़ थे उसके बाद। आपने कोको का जिक्र किया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था कि आपने फिर ट्वीट करके लिखा कि आज सब लोग गूगल पे कोको ढूंढ रहे, कोको का अर्थ हम भी ढूंढने लग गए कि कोको का मतलब क्या होता है। जरा जनता को बता दीजिए कोको किस चिड़िया का नाम है? नहीं, वो जैसे बताया जाता है ना बच्चों के, कोई बच्चा कोई जिद करने लगे किसी चीज़ को, उसे बता दिया कि वो तो कोको ले गई, तो वही मनगढ़ंत है कि बीजेपी की वोट कहाँ गई। जो 303 विधायक, इतनी बड़ी ताकत, बीजेपी वो पार्टी जो कभी चुनाव नहीं हार सकती, और आज माहौल है कि वो लोग घुस के प्रचार भी नहीं कर पा रहे, गांव में इतना विरोध हो रहा है। तो उस बात को दर्शाने के लिए ये एक व्यंग किया गया, और राकेश जी ने उसको यूज़ किया, और मुझे लगा कि बिल्कुल देसी बात है, और गांव में ये प्रचलित हो रही है। योगी ने एक बात ये कही थी कि आपके पिताजी का जिक्र करते हुए कि वो तो ये नारा देते थे कि जिस भी गाड़ी में दिखे आपको सपा का झंडा, समझ लो उसके अंदर है कोई कुख्यात गुंडा। जब हम विपक्ष में थे, उस विपक्ष की भाषा वो यूज़ करते थे, अब पुरानी बात निकाल के आप लाओ। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि किसान के नज़र में सबसे बड़े गुंडे कौन है? लखीमपुर की घटना के जिम्मेदार लोग, और या तो वो बेल पे बाहर हैं या वो मंत्री बने बैठे हैं। सेंगर जी के भलेपन को देश ने देख ही लिया, जो जिन्हें बचाने के लिए पूरी सरकार जुटी थी। और हाथरस के प्रकरण में भी योगी जी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये कोई जेन्युइन अपराध हुआ ही नहीं महिला के साथ, जो सारे दावे नकली साबित हुए। तो गुंडागर्दी तो सरकार कर रही है। जब आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ रही है कि बिना किसी लीगल फाउंडेशन के, बिना सुनवाई के, खुद ही आप कोर्ट बन रहे हैं, खुद ही आप नोटिस दे रहे हैं, खुद ही आप पेनल्टी दे रहे हैं। जब नागरिक ने सवाल किया, जब आंदोलन हुआ, उसे कुचलने के लिए एक गुंडा, जैसे गुंडे की शैली होती है धमकाने की, उसी अंदाज में इन्होंने सरकार चलाई। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप इस तरह से पेनल्टीज वसूल ही नहीं सकते जनता से। तो बुलडोजर की सरकार भी तो गुंडागर्दी की सरकार है।
हाथरस में आप इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाथरस का जो वो जिक्र आपने किया, अभी भी आपने इंटरव्यू में भी किया, कुछ कुछ जगह पे रैलीज में भी बोल रहे हैं, उसका असर यहाँ पर है क्या? मतलब जो बात का जिक्र हो रहा है कि देखिए रात में अंधेरे में बिना अंतिम संस्कार की वो बताए खुद से पुलिस ने कर दिया, कि लोगों को इस बात की समझ आ रही है? क्या क्या समझ आया? बहुत लोगों को बुरा लगा। और ये चीज़ें होती हैं जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ शेकअप होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस अपराध की हम चर्चा कर देंगे तो अपराध होने रुक जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम एक संवेदनशील समाज का, न्यायप्रिय समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी हम अगर चर्चा करेंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी। और ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था वो इतना पुअर था, ऐसा दुर्व्यवहार उस परिवार के साथ किया गया, तो उसे उजागर करने के लिए सब लोग जुटे, इसलिए दूर तक वो गूंज गई। और उसके बाद जिस तरह से वहाँ लाठीचार्ज भी किया, वो भी आपने देखा, वीडियो बहुत वायरल हुई। मैंने माइंड नहीं किया, मैं तो उस समय भी मुझे तो पता ही नहीं लगा। बाद में मैंने वीडियो देखी कि इस तरह से लोगों ने बचाव किया, वो भी गलत था। अगर मैं मुख्यमंत्री होता और विपक्ष के किसी ऐसे नेता के साथ दुर्व्यवहार होता तो मैं खेद तो व्यक्त करता। योगी जी ने वो भी ठीक नहीं समझा। ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। इसी पे ज़रा हम 3 चीज़ें आपसे पूछते हैं। नहीं रोकना नहीं सर, रोक नहीं पाएंगे सर। कि जयंत जी, आप मुख्यमंत्री होते तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी कौन सी बातें जो आपको गलत लगती हैं लेकिन आप उसको करते तो कैसे करते? एक तो ठोक दो, वो गवर्नमेंट रिस्पांस है इनकाउंटर का। मतलब आप गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना चाह रहे हो, आप ये क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब पहले तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, आप अप्रीहेंड करेंगे क्रिमिनल को, पकड़ेंगे उसको, कोर्ट में आप पेश करेंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने संविधान पे शपथ ली है मुख्यमंत्री जी ने, और खुद ही वो संविधान या कानून के या न्याय की प्रणाली और प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते। तो सबसे ज़रूरी बात तो उसे बदलना है, क्योंकि अगर सरकार ही नियम कायदे कानून से नहीं चलेगी तो जनता क्यों विश्वास करे? वैसे भी आपको पता है कि लोग सोचते हैं कानून तो मतलब बड़े लोग अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, और गरीब आदमी पे कानून का भार पड़ता है, गरीब आदमी पे जुल्म ज़्यादा होते हैं। तो एक धारणा देश में है ही, और सरकार भी उसी तरह की भाषा बोल रही है, तो फिर वो धारणा और मजबूत होती है। तो सबसे पहले तो ऐसी कोई बस नहीं हो सकता। पहले तो उसमें सुधार होना चाहिए। फिर सेकंड बड़ी शॉर्टकमिंग, जैसा मैंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं। रवि गैप रख। हाँ, क्योंकि ये एकदम ब्रेक मारेगा, एकदम ब्रेक मार लेगा। ये आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है, और बीच में आंदोलन हुआ, लखनऊ में भी जाके प्रदेश की राजधानी में आलू सड़कों पे किसानों ने मजबूर होकर जाके फेंका। इसलिए फेंका कि लोगों की आंखें खुलें, चर्चा में हम लोग आएँ। फैक्ट ये है कि जब मोदी जी आए उन्होंने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने शुरू किए। एक्सपोर्ट पे मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा प्राइस होगा तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। यानी उसका प्रभाव ये पड़ा कि निर्यात कम होता गया, और जिस भी साल में अगर बंगाल का क्रॉप ज़्यादा आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि भाव घर जाता है। मेरी खिड़की डाउन नहीं होती, समझा करो। आ जाओ ना, हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ। हाथ नहीं पाम पूजेंगे हम तो, पाम पूजेंगे हाथ नहीं हम तो। देख रहे हैं आप, देखिए सारे भाग जाएंगे सारे। बस बैठ लो, फटाफट बैठ लो। अजय सारे आ लिए। चल खिड़की बंद करो। अजय खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद करो। धन्यवाद। उस समय फिर योगी जी ने ये कहा कि हम आलू खरीदेंगे, और सपोर्ट प्राइस भी घोषित किया, लेकिन फिर खरीदा ही नहीं। जो सरकार का लक्ष्य था उसका 10% भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशंस भी सरकार को करने चाहिए, और इसलिए हमने कहा है कि ये जो आलू प्रोड्यूसिंग सेंटर है, यहाँ हम पीडीएस में भी अगर आलू को जोड़ देंगे, कम से कम कुछ डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसे सरकार फिर मीट कर सकती है। ये लोग बार बार डबल इंजन कहते हैं, कभी कभार बीच में दंगा भी याद दिलाते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, एक तो दंगा की याद क्यों दिलाई जा रही है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? और दूसरी चीज़ ये जो डबल इंजन करते हैं, क्या ये लोगों को ये बताने की कोशिश है कि देखिए अगर यहाँ से हम हट गए क्योंकि हम केंद्र और हम साथ में हैं, तो हम तो कई सारे काम हैं जो कि एक साथ मिलकर करेंगे, ये अलग से आ गए ऑपोजिशन वाले तो इनके वैसे ही कोई काम नहीं होने वाले। ये भी दोनों चीज़ बहुत गलत हैं। एक थ्योरी थी लोगों को कि जो बदमाश बच्चा है उसको आप हेडमास्टर बना दोगे तो सुधर जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तो जो शासक है, अगर शासक दंगे की याद दिला रहा है, बार बार दंगे के आधार पे अपील कर रहा है, लोगों को कह रहा है, सचेत कर रहा है कि दंगा भड़क जाएगा,
एक तो ये साबित करता है कि ऑपोजिशन के लिए उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक लोकतंत्र की परंपराएं होती थी कि दूसरे विपक्ष के नेताओं की भी सुनवाई होती थी, एमपीज़ एमएलएज की सुनी जाती थी, अब वो तो समय ख़त्म हो गया। और सेकंड ये कि आप खुद ही चाहते हो कि लोग एज पे रहें, लोग तनाव में रहें, क्योंकि डरे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें वोट कर देंगे। तो बहुत ही एक नकारात्मक नेगेटिव माइंडसेट को ये दर्शाता है। सेकंड ये जो बात है डबल इंजन की सरकार, संघीय ढांचा है। अगर विपक्ष का भी शासित राज है तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और संसाधनों का बंटवारा भी वित्त आयोग तय करता है, उसके अनुरूप होना है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि अगर बीजेपी की सरकार होगी तो ज़्यादा काम हो जाएगा, और ना ही अगर हम लोग सत्ता में आएंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि खुद प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि अगर विपक्ष यहाँ जीत जाएगी तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को रोक दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग आएंगे तो हम उन योजनाओं को आगे और बढ़ाएंगे। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हर सेशन में एक मीटिंग्स होनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग्स होनी चाहिए, और वो मौके, वो अवसर, वो मंच होने चाहिए कि विपक्ष के लोग भी सत्ताधारियों को बता पाएँ कहाँ कमियाँ हैं। वो डायलॉग होते रहना चाहिए। आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं आजकल खूब मतलब रैलीज करते हुए, कैंपेनिंग, और कई सारी महिलाओं को वो जुटा रही हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रियंका गांधी क्या जो कैंपेनिंग है कैसी लग रही है आपको? क्या आपको लगता है कि वो साथ होती तो और अच्छा होता? अखिलेश तो अलग बात बोलते हैं। नहीं, जो ज़मीनी हम लोग कर सकते थे, जो गठबंधन काम आ रहा है, जो आप देख रहे हैं कि ज़मीन पे जो केमिस्ट्री बन रही है, जो हमारा ग्रास रूट्स पे वर्कर्स की मेहनत है, प्रेजेंस है, जिन मुद्दों को लेके हम चले उनमें मेल है। हमने जो बात अपने घोषणा पत्र में रखी वो समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखी हैं। तो जिस तरह से हम लोग एक यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं, और किसी पार्टी को हम रखते, मतलब जैसे कांग्रेस की हम बात करें विशेष तौर पर, इस तरह का कोऑर्डिनेशन संभव नहीं था, इस तरह का समन्वय संभव नहीं था। क्योंकि वो भी युवाओं को एड्रेस कर रही हैं, आप भी भर्ती और युवाओं को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं वो बटता हुआ दिखता है क्या? युवा कंफ्यूज भी होता है क्या? देखिए, युवा तो इतना परेशान है कि वो इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नाराज़ भी है, और वो उम्मीद के आधार पे भी वोट देगा, एक पॉजिटिव वोट एंड नेगेटिव वोट। जो नेगेटिव वोटर है वो तो उनको हराने के लिए वो देखेगा कौन जीत रहा है, उस पूरी लड़ाई में गठबंधन ही है। और पॉजिटिव वोट को भी मैं कहूँगा, क्योंकि अखिलेश जी के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सीएम रह चुके हैं। कांग्रेस की विनेबिलिटी अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मतलब उनके, आप सोचिए कि उनके पास उम्मीदवार नहीं थे। ये अजीब बात लगेगी, लेकिन व्यवहारिक बात यही है, लोगों को पता है, जो ज़मीन पे जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें मालूम है। ना ही 5 साल में किसी इशू को लेके उन्होंने कहीं धरना दिया, प्रदर्शन किया या जनता के बीच मतलब संघर्ष किया। तो वो परिचय अभी कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया। अभी ये जो हम देख रहे हैं एक पैटर्न, थोड़ा सा शहरों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम दिख रही है, गांव वगैरह में थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। इसका आकलन जयंत जी कैसे करते हैं? ओवरऑल जो बीजेपी का जो वोटर, मैं शहर गांव की नहीं कह रहा, गांव में भी जो बीजेपी का वोटर है वो बाहर नहीं निकल रहा, उसमें उसके अंदर उत्साह नहीं है। उसे या तो उसे महसूस होता है कि 5 साल में उसी के काम नहीं हो पाए, किस मुंह से वोट मांगेगा वो, या उसे लग रहा है कि हम आ नहीं रहे सरकार में। मतलब वो कंप्लीटली डिमोटिवेटेड है, और उनकी पोलिंग ज़्यादा डाउन हुई है। उन्हीं की डाउन हो रही है। ये 80-20 वाले में कितना असर आपको दिख रहा है? क्या 20 पूरा आ रहा है? ये भी कितनी, मतलब ये भी एक तरह से अपमान है लोकतंत्र का। 80-20 क्या होता है? मतलब 20%, 5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो अगर योगी जी में विश्वास नहीं रखते तो वो क्रिमिनल हैं, मतलब वो दंगा चाहते हैं, वो कानून का सम्मान नहीं करते, वो शांतिप्रिय लोग नहीं हैं। उनकी परिभाषा में यही है 20% लोग, मतलब 4 करोड़ लोग यूपी के ऐसे लोग हैं। और उनकी जवाबदेही तो 100% सभी लोगों के प्रति बनती है। दे आर आंसरेबल। 5 साल का उनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना हिसाब, अपना लेखा जोखा जो भी है पेश करना चाहिए सबके लिए। नारा दे रखा है सबका काम, सबका साथ, सबका विश्वास, और पूरी तरह से पक्षपात और भेदभाव के साथ सरकार ने काम किया। अब खुद ही उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। सबसे भेदभाव वाली चीज़ आपको क्या लगी योगी सरकार में, जैसे यहाँ पे बात आप कर रहे हैं? ये 80-20 भेदभाव है, बार बार उसको दोहराना। एक बार हम अगर कह दिया, गलती से कह दिया, फिर ना दोहराया हो तो तब भी हम लोग चुप हो जाते हैं। हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं योगी जी, वही परिभाषा लेके हर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, बार बार वो गर्मी की बात कर रहे हैं। कल यहाँ हाथरस में आए, यहाँ भी जो गर्मी की बात कर गए। तो गर्मी का जवाब अब आपका क्या है? पहली बार तो आप दे चुके थे। वही जवाब है क्योंकि उनके पास एक ही गियर है, उसी शैली में वो काम कर सकते हैं। अब वो तो धमका रहे थे
मैं तो फिर भी मैं अपनी बात व्यंग में कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उनके लिए कंबल भेजेंगे हम, उनको ठंड लगेगी चुनाव के बाद। वो धमकाना चाह रहे हैं, वो गर्मी निकाल दूंगा, मतलब ये होता है कि बिल्कुल आपको समाज से अलग कर दूंगा। और वो किस 20% किसके लिए कह रहे हैं, सबको पता था किसके लिए कह रहे हैं। जब किसानों से मैं जाके बात करती हूँ ना, दो तरह के मामले सामने आते हैं। जो लोग इस सरकार से परेशान हैं वो ये कहते हैं कि आवारा पशु इतने घूमने लग गए हैं कि उनको पूरा टाइम जो है ना उनकी देखरेख करने के लिए रात भर जगे रहना पड़ता है। एक तो ये है। जो इस सरकार से खुश हैं वो ये बात कहते हैं कि अब हमें टेंशन नहीं होती कि हमारा जो गाय भैंस है वो चोरी हो जाएगी। अब रात को पहले हो जाया करती थी पिछली सरकारों में, अब नहीं होती है। हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं। तो ये दो तरह की बातें आ रही हैं सामने। देखिए, डेयरी सेक्टर की तो हालत ख़राब है। छोटे पशुपालक ज़्यादा दिन बचने वाले नहीं हैं। दूध का उचित मूल्य उनको मिल नहीं पा रहा। और फिर ये भी जिम्मेदारी सरकार उनके कंधों पर डालना चाह रही है कि जब दूध देना बंद कर दिया पशु में, तब भी जो आप उनकी देखभाल करेंगे, वरना दंडनीय अपराध हो जाएगा। तरह तरह की धमकियाँ उनको दी गई। आप देख रहे हैं हर खेत में किसान ने तार लगा रखे हैं। इतना तारों पे भी जो प्रतिबंध सरकारी अफसर आके इनको डांट देते हैं कि तार लगाएंगे तो चोटीले हो जाएंगे पशु। और योगी जी पे जब पूछा जाता है कि पशु से लोग परेशान हैं, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छा है, रात में अगर किसान खेत में रहेगा तो उसकी फसल बढ़ जाएगी। तो उनका पूरा फोकस कहीं और है। योगी जी की पूरी राजनीति कहीं और से है। खेत खलियान से उनका कोई मतलब नहीं है। कहाँ है आपके हिसाब से? वो जो आपने देखा उनकी तस्वीर, जो हाथ में आरती कर रहे होते हैं और वो जो फल की टोकरी सर पे होती है, पूजा पाठ करते हैं, या बछड़ों के बीच रहते हैं, उसको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। हम तो सोच रहे थे कि वो 2024 या शायद 29 वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहुदा मैंने कभी किसी का जवाब नहीं देखा। जब उनसे पूछा गया कि आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, आप ये भी कह सकते हैं अब फसल बीमा में इनको जोड़ लेंगे ताकि कहीं किसी तरह उनकी भरपाई हो जाए, या हम गौशाला का निर्माण करेंगे और उनकी व्यवस्था और बढ़ाएंगे, उनको व्यवहारिक करेंगे। वो ना कह के इस तरह से मजाक करना क्रूर तरीके से कि वो तो भाई खेत में अगर पूरी रात किसान बिताएगा तो उसको लाभ मिल जाएगा। इसी ज़िले के पिरुआ नगला एक गांव है, अगर आप हाथरस में हैं जरूर जाइएगा। वहाँ के भगवान सिंह जी, 6 दिन पहले उनका निधन हो गया। उनको ठंड लग गई थी, रात में वो पहरेदारी कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई। अब ऐसे परिवारों को योगी जी क्या कहेंगे? जाते जाते एक सवाल बस, आपने अभी बोला था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं ये करता, पर ये जो हम आप लोगों का आपस में गठबंधन देख रहे हैं आपका और अखिलेश यादव का, सब लोग मान के तो यही चल रहा है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। जयंत सिंह का क्या रोल होने वाला है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही चेहरा है और उनके पास एक्सपीरियंस है, पूरी तरह हम उनको बैक कर रहे हैं। गठबंधन में सारे वर्कर्स मिलके काम कर रहे हैं। जयंत सिंह जी का क्या रोल होगा? मेरा अब यही रोल है कि पार्टी की जिम्मेदारी में निभा रहा हूँ। मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा और मैं चाहता हूँ कि एक नेशनल लेवल पे भी मैं महसूस करता हूँ कि एक वैक्यूम है। जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं जो ग्रास रूट्स पे काम करते हैं, हम सबको अपने साथ एक समन्वय बना के चलना चाहिए। और चौधरी अजीत सिंह जी का भी एक वो बहुत बड़ा विजन था। अगर आप देखें, नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट बनी चौधरी चरण सिंह जी के समय, जनता पार्टी वो फ्रैगमेंट हुई। जब चौधरी अजीत सिंह जी राजनीति में आए तो जनता दल, फिर कई फैक्शन हुए, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी। तो चौधरी अजीत सिंह जी का भी अपना एक पूरा नेशनल पॉलिटिक्स में दायरा रहा। तो उस वैक्यूम को या उस लीडरशिप को देने के लिए उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश मैं करूँगा। वैक्यूम या सपना जो वो करना चाहते अगर इस एज में मैं रिस्क नहीं लूँगा, कोई विजन के साथ काम नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करूँगा, तो कब करूँगा? थैंक यू जयंत जी। योगी आदित्यनाथ पर सिर्फ यहाँ पर इंटरव्यू में नहीं बल्कि जितने भी रैलीज की हैं उन सब में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार पर निशाना तो साधा ही है, साथ ही ये इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देखिए, जब आप 80-20 जैसी बातें करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने फिर दिखाया भी जाता है, वो पूरी तरह से इस लोकतंत्र का अपमान है। उन लोगों का तो अपमान है ही है, लेकिन साथ में लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि इस लोकतंत्र में हर किसी के पास उतना ही अधिकार है जितना शायद आपके पास या फिर योगी जी के पास। तो कैमरा पर्सन अनन्या गुप्ता के साथ साक्षी जोशी, देखते रहिए यूपी साक्षी है।